लॉयर वर्क होता क्या है, एक वकील होता क्या है? कौन व्यक्ति अपराधी है, कौन नहीं है, इस फैसले तक जो जज पहुंचता है, उसको जो मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति होता है वो एक वकील। वकील ड्रेस यूनिफॉर्म कैसे डिसाइड हुई थी और ये यही ब्लैक व्हाइट ही क्यों? एक्चुअली ये जो ड्रेसअप है, ये एक समय में ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में लाई। इस बात के लिए मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि हम आज भी ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानूनों को और ब्रिटिशर्स के बनाए हुए ड्रेसअप को और कई चीजों को अपनी जुडिशियरी में आज भी बड़ा कंफ्यूज रहता है। जैसे उसको वो वकील बनना चाहता है या वकालत में जाना चाहता है, वो जो 12वीं पास करने के बाद वकालत की ओर बढ़ता है, तो उसको क्या करना चाहिए? आपको एडवोकेसी के प्रोफेशन में यदि एंटर होना है तो इसके लिए आपके पास दो तरीके। पहले एक ही चलता था कि आपको पहले किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करनी है और इसके बाद 3 साल की एलएलबी करनी है। 12th के बाद डायरेक्ट बीएलएलबी का कोर्स, ऑनर्स बीएलएलबी ऑनर्स का कोर्स होता है, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अभी तक आपने कितना पैसा कमा लिया? पैसों की बात करें तो हम कितना, आपकी मंथली इनकम क्या होता है? भगवान की कृपा है, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर आपने जो क्वेश्चन किया ना कितना कमा लेते हैं, वो मैं आपको नहीं पता। वो तो मैं बताऊं। तो शारीरिक शोषण किया जा रहा है, मानसिक शोषण किया जा रहा है, वो शादी करती है, वो फिर तलाक ले लेती, मेंटेनेंस का खर्चा भी लेती है, बच्चे को भी ले जाती, तो उसमें कई पुरुष वर्ग ऐसे हैं कि जो सुसाइड करने की ज्यादा संख्या में आई, दूसरा विवाह भी नहीं कर पाते, वो उसके ही इंतजार में रहते हैं कि भाई ये वापस आए। इस पर भारतीय कानून कुछ कड़ा कदम नहीं उठा रहा है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट भी स्वयं मान चुका है। फैमिली लॉज में जो वुमेन्स के लिए जो अधिकार प्रदान है, इनमें कहीं ना कहीं अब इनका मिसयूज बढ़ रहा है। मिसयूज बढ़ रहा है। लेडीज कभी भी जाके थाने में जाके खड़ी हो सकती है और कह सकती है कि साहब इन्हें दहेज मांगा। दहेज मैंने नहीं मांगा, इस बात को प्रूफ भी मुझे कर। प्रूफ महिलाओं का मामला आ जाता है तो ये चीज उल्टी हो जाती है, पुरुष प्रूफ करे कि भाई पुरुष ने ऐसा नहीं किया। इस बात का गलत फायदा उठा के और इसका मिसयूज भी बढ़ता है। तो स्वागत करते हैं आज आपका डी हैंडसम पॉडकास्ट में, जिसमें आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एडवोकेट हैं, जिसमें आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो आपको जानकारी मिलेगी वो ही बड़ी सहायक रहेगी। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, समाज में एक ये धारणा रहती है कि भगवान बचाए हमें थाने से और न्यायालय से, तो जो कि आपके लिए बड़ी सहायता वाली ये चीज रहेगी जो पॉडकास्ट आप सुनेंगे। और मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, आज हमारे बीच में एडवोकेट श्री अतुल भार्गव जी, जिनसे हम बात करेंगे और शुरुआत करते हैं। कैसे हैं ये अतुल भैया? जी मैं बढ़िया। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है कि लॉयर वर्क होता क्या है, एक वकील होता क्या है? देखिए, हर समाज को चलाने के लिए, हर देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनी हुई, जिसे हम कानून व्यवस्था कहते हैं। उस कानून व्यवस्था को किस प्रकार संचालित किया जाना है, उसमें कौन सही है कौन गलत, इसका निर्णय तो जज करता है। पर जज को उस निर्णय पे पहुंचाने के लिए जो सहायक, जिसे कह सकते हैं, वो एक वकील होता है। वकील होता है जी। तो जो हमारे देश में कानून है, उनकी क्या व्याख्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति अपराधी है, कौन नहीं है, और किसको कहां ले जाना चाहिए, इस फैसले तक जो जज पहुंचता है, उसको जो मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति होता है वो एक वकील होता है। बाकी अपन एक सामान्यता देखते हैं कि स्कूल की यूनिफॉर्म, एक कहीं भी जॉब अपन जब करते हैं उसकी यूनिफॉर्म, तो ये डिसाइड जो ब्लैक और व्हाइट शर्ट जो आप आज वकील की ड्रेस में ही आए हैं, डायरेक्ट कोर्ट से ही आ रहे हैं तो ये इसका डिसाइड ये ऐसे कॉलर जो होती है, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, और जो एक कानून व्यवस्था के लिए जैसा आपने बताया, तो वकीलों की ड्रेस यूनिफॉर्म कैसे डिसाइड हुई थी और ये यही ब्लैक व्हाइट ही क्यों? देखिए, जैसा कि हम अपना देश का इतिहास यदि पढ़ने जाए तो एक समय था जब ये भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जब राजाओं का शासन हुआ करता था। इसके बाद हमारे देश में मुगल आए, मुगलों का शासन चला। मुगल शासन तक हमारे देश में जो शासन व्यवस्था थी वो डेमोक्रेटिक नहीं, वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक राजा ही सर्वोपरि हुआ करता था, और वही जो है जनता के लिए जो कह देता था वो निर्णय उसके लिए सर्वमान्य होता था। इसके बाद हमारे देश में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों के द्वारा ही इस देश को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए पहला कदम उठाया गया। डेमोक्रेसी मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी में कोई राजा नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता ही सरकार है और जनता ही सारी चीजें करती है। तो जब ये डेमोक्रेसी आया तो हमारे जो देश में न्यायपालिका का सिस्टम है, जो आप कह रहे हैं वकीलों की ड्रेस ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों होती है, तो ये सारा सिस्टम हमारे पास आया इंग्लैंड से। तो एक्चुअली ये जो ड्रेसअप है, ये एक समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में लाई। क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन में जो एक लॉयर का, एक एडवोकेट का जो ड्रेसअप हुआ करता था, वहां ऐसा हुआ करता था।
हाँ, इस बात के लिए मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि हम आज भी ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानूनों को और ब्रिटिशर्स के बनाए हुए ड्रेसअप को और उन्हीं कई को follow चीजों को अपनी जुडिशियरी में आज भी सह रहे हैं। तो और मेरा भी मानना है कि ये इसमें चेंजेस आने चाहिए। अपने देश के अपने यहाँ का जो वातावरण है उस अनुसार कुछ एक चेंजेस आना चाहिए और इसमें ड्रेस में और सारी चीजों ये जो यूनिफॉर्म है उनने अपने वो प्रकृति के हिसाब से तैयार यहाँ किया देखिए हुआ है, तो ऐसा- जैसे हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन एक ठंडा देश है, वहाँ 12 महीने सर्दी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ के लॉयर्स जब उनके कोर्ट्स जाते होंगे तो जाहिर सी बात है सर्दी होती है 12 महीने, तो कोर्ट कैरी करने में दिक्कत नहीं होती होगी। एक डिसेंट ड्रेसअप तैयार किया गया है, कोई ड्रेसअप हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि यदि पहल की जाए तो इसको चेंज किया जा सकता अच्छा, मैंने एक चीज और देखी, अपन पुरानी फिल्में जब देखते हैं तो उसमें वो एक विग भी लगाते थे, बड़े बाल वालों के, घुंघराले टाइप के। है। वो एक्चुअली जूरी, जजेस के पहले भी जूरी सिस्टम था, अच्छा। वो जूरी कहलाते थे वो लोग। और ये जैसे हम लोगों को बिग कंपलसरी है, हाँ। उस टाइम उनको वो कैरी करना कंपलसरी था। वो चीज हट गई है, अब ऐसा नहीं है। वो एक सिंबल हुआ करता था कि जिससे कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई कर पाए कि ये बंदा जो है इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो जज की पोजीशन में है। अच्छा। और उसे हम एडवोकेट से अलग दिखना है, पद को दर्शाता है, अलग दिखना है हाँ। और एक डिग्निटी दिखानी है। तो इसलिए वो चीज अभी इंट्रोड्यूस हुई थी, अभी फिलहाल हुआ है। जैसे एक वकील का एक जैसे कोई अमूल पद पर जो अधिकारी होता है तो उसका एक दायरा होता है कि वो तहसील का रहेगा या वो राज्य का रहेगा। तो क्या वकील का भी एक ऐसा एक दायरा रहता है कि वो तहसील का है, राज्य का है, या प्रदेश का, मतलब, या फिर देश का, मतलब ऐसा रहता है क्या कुछ? नहीं, देखिए हमारे देश में वकीलों का एक सिस्टमेटिक सारी चीजें, एक सिस्टम बना हुआ है। हर स्टेट की अपनी एक बार काउंसिल है, ऐसे ही अपनी इंडिया की भी एक बार काउंसिल है। हमारे एमपी की एक बार काउंसिल बनी हुई है। एमपी के बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रायसेन है उसकी भी एक बार काउंसिल है। तो किसी भी वकील को यदि अधिवक्ता प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए उसे उस बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, है ना। तो जब हम जो वकालत का प्रोफेशन है प्रैक्टिस करना है तो या तो आप उसके लिए एलएलबी का एग्जाम क्वालिफाई करो, उसके बाद या फिर आजकल जो एक नया एग्जाम चल रहा है बीएलएलबी का, आप 12th के बाद 5 ईयर कोर्स में उसको, मैं अगला सवाल यही था मेरा कि एलएलबी और बीएलएलबी में क्या है और क्या करना है? वो मैं आपको और अच्छे से डिफाइन करूंगा। हाँ। तो ये एग्जाम पास करने के बाद जो है आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है और आप जो हो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस आप एज एडवोकेट कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, आपका किसी भी एक लोकल वार इन द सेंस जो आपका जो गृह क्षेत्र है वहां का जो कोर्ट होगी वहां पे एक लोकल बार काउंसिल होगी, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और जैसे ये प्रैक्टिस वाला तो जोन अब जैसे कंप्लीट होता है, वो कंप्लीट वकील बन जाए तो वो उसी क्षेत्र में ही लड़ सकता है या कहीं भी? नहीं, मैंने आपको बताया ना, हमारा बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया, इसके बाद हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाके खड़े होकर पैरवी कर सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक नियम थोड़ा सा ये अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में एक एग्जाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। जो बंदे उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं केवल उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अधिकार होता है। बाकी इसके अलावा जितने कोर्ट है उसमें कोई भी जाके एडवोकेट खड़ा हो। अच्छा, हमने ये ऐसे प्रैक्टिकली तो हमने कभी नहीं देखा, समाज में हमारी जो यूथ पॉडकास्ट देखी गई है उसमें नहीं देखा, लेकिन अक्सर हम देखते हैं मूवी के माध्यम से कि जिसमें स्वयं खुद ही जो है अपराधी के लिए चुना गया है या वो किसी के लिए खुद विक्टिम भी है, तो उसके पास वकील नहीं होता तो वो खुद वकील बनकर लड़ता है अपने केस को। जी हाँ, ये तो इसका क्या कैसा है? हमारे लॉ में इस बात की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि यदि आप किसी केस में आप नहीं चाहते कि मैं वकील के माध्यम से लड़ूं, मैं खुद लड़ूंगा और आपको उतना लॉ का नॉलेज है तो आप बिल्कुल बेशक आपको कोई रोक टोक नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वकील करना है, आप खुद भी अपना केस फाइट कर सकते हैं। और शर्त ये है कि आपको उतना नॉलेज होना चाहिए, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो आवेदन आ रहे हैं या जो भी चीजें हो रही है उनका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और कोर्ट को ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इनको नॉलेज है। दूसरी चीज एक और आती है कि कई गरीब लोग होते हैं। अच्छा, उसकी प्रोसेस क्या होती है? जैसे कि बताया नहीं, आपको प्रोसेस के लिए देखिए, आपको यदि किसी केस में कोई वकील हायर करना है तो उसका एक वकालतनामा आपको साइन करा के और न्यायालय में पेश करना पड़ता है
जिससे ये होता है कि हमने हमारी ओर से लड़ने के लिए इन अधिवक्ता को नियुक्त किया। इसके बाद की जो आगे की कहानी होती है, स्वयं लड़ने के लिए आपको कोई वकालतनामा नहीं देना। आप स्वयं लड़ने के लिए आप स्वयं उस केस में पार्टी हो ही, है ना, तो उसमें आपको कोई ऐसा ऑथराइज लेटर नहीं देना। हाँ, आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको उसका रिप्रेजेंट के लिए एक लेटर लगता है, पर स्वयं के लिए कोई कुछ नहीं लगता, क्योंकि आप उसमें पार्टी हो ही। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ कई ऐसे हैं जो एक वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत गरीब परिवार है। तो हमारे यहाँ इस देश में, क्योंकि न्याय को सबसे ऊपर माना जाता है, तो हमारा देश इस सिद्धांत पे चलता है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रह जाए और किसी बेगुनाह को सजा ना हो। इसलिए एक सिस्टम हमारे यहाँ लीगल एड का भी चलता है। उस लीगल एड सिस्टम के अंतर्गत तरीका ये होता है कि यदि कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है और उसको न्यायालय में किसी मुकदमे में खड़ा होना है, कोई चीज फाइट करनी है, तो उसके लिए हमारी सरकार वो लीगल एक्ट के माध्यम से उसको वकील प्रोवाइड कराती है और उस वकील की फीस जो है सरकार इस चीज का डिसीजन होता है कि आप उस लायक है या नहीं। तो ये हमारे यहाँ। अच्छा, एक चीज और आती है, युवा बड़ा कंफ्यूज रहता है। जैसे उसको वो वकील बनना चाहता है या वकालत में जाना चाहता है, लेकिन परिवार उसको समर्थन नहीं दे पाता है या उसको कोई ऐसी फील्ड नहीं मिल पाती कि वो सोच पाए। तो एक युवा जो 12वीं पास करने के बाद वकालत की ओर बढ़ता है, तो उसको क्या करना चाहिए शुरुआत? देखिए, एक समय वाकई मैं इस चीज से इनकार नहीं करूंगा, एक समय वाकई हमारे सोसाइटी में ऐसा था कि एडवोकेट को प्रोफेशन को ज्यादा मतलब उस हिसाब से नहीं देखा जाता था जितनी मेहनत उस प्रोफेशन को, बजाय उसके डॉक्टर्स और इंजीनियर को ज्यादा तवज्जो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जैसे नीट एग्जाम होता है मेडिकल क्वालिफिकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी होता है, इसी प्रकार क्लैट का एग्जाम आजकल आपने सुना होगा क्लैट। तो ऐसे ही देश में कम से कम 10-12 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश की गई है, जिनमें वर्ल्ड क्लास मतलब अपने देश के हिसाब से बहुत बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है लॉ की फील्ड में, और वो एग्जाम आजकल बहुत क्रेज में है। तो 12th के बाद जैसे लोग जैसे बच्चे कोई आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, ऐसे ही कई लोग क्लैट की भी तैयारी करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज, आपको एडवोकेसी के प्रोफेशन में यदि एंटर होना है तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके। पहले एक ही चलता था कि आपको पहले किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करनी है और इसके बाद 3 साल की एलएलबी करनी है, पर अब ऐसा नहीं। तो आप 12th के बाद डायरेक्ट बीए-एलएलबी का कोर्स, ऑनर्स बीए-एलएलबी ऑनर्स का कोर्स होता है, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। वो इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 ईयर कोर्स है, 5 साल का। हाँ, इसके बाद मास्टर्स के लिए आप एलएलएम के लिए भी एलएलबी और बीएलएलबी और एलएलएम, या एलएलएम जो है मास्टर डिग्री होती है लॉ की, और एलएलबी के बाद भी की जा सकती है और बीए-एलएलबी के बाद भी। बीए-एलएलबी की डिग्री की जो मान्यता होती है वो एक ग्रेजुएट डिग्री आप उसे कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, मैं ये व्यक्तिगत सवाल है मेरा कि आपके मन के विचार कैसे वकील बनने की ओर बढ़े? दूसरा, मैं जब हमारी सर्च कर रही थी तो पता चला कि आपके दादाजी भी वकील थे शायद, और आपके परिवार में उस समय में वकील रहे। आपका विचार कैसे बना? उनको देखकर बना या स्वयं का था? नहीं, एक्चुअली हमारे परिवार की बात करें तो हमारे परिवार में हमारे दादाजी ने भी लॉ पढ़ा था। इसके बाद हमारे फादर ने भी लॉ किया था। अरे वाह! हाँ। पर किसी ने एक्टिवली प्रैक्टिस के बारे में नहीं सोचा। तो जब मेरी 12th हुई तो उस टाइम बीए-एलएलबी ये कोर्स नया इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसमें थोड़ा सा मुझे स्कोप दिख रहा था। हमारा एक ब्रदर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इसके बारे में विचार करें, और क्योंकि मेरा 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड भी था तो मेरा भी विचार आया कि इसको ट्राई करो। उस टाइम क्लैट नहीं हुआ था। हाँ। तो मेरा फोकस एक्चुअली कभी भी प्रैक्टिस नहीं रहा। फ्रैंकली मेरा फोकस रहा कि मैं कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करूं, और उसमें भी मेरा सिविल जज के प्रति बड़ा
बड़ा इंटरेस्ट था, हाँ। बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे जज बनना है, क्योंकि आप देखते हैं सोसाइटी में जज की एक अलग ही अलग वैल्यू होती है, उनका अलग ख्याति होती है। तो मेरा एक्चुअल एम तो वही था कि मुझे जज बनना है, पर उसके लिए मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश भी की। पर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमारे देश में कोई आपको गवर्नमेंट एग्जाम, कोई अच्छा लेवल का कोई एग्जाम यदि क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपकी मेहनत के साथ थोड़ा आपका किस्मत का साथ होना चाहिए। तो अब ठीक है, जो था सो है, पर मैंने उसमें जो तैयारी मेरी की थी तो वो मेरी वेस्ट नहीं हुई। अच्छा, आप वकील नहीं होते तो क्या हो? देखिए, एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया था, जब मेरा एलएलएम क्वालिफाई हो गया था, 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद मैं सिविल जज क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो मेरा थोड़ा सा इस लॉ की तरफ से, लॉ की फील्ड की तरफ से मेरा थोड़ा सा मोह भंग भी हुआ था। और मुझे ऐसा लगा था कि यार क्यों ना अपन दूसरा काम करें। तो मेरे बड़े भैया हैं जो बिजनेस में हैं, तो मैंने कुछ समय उनके साथ भी एंगेज हुआ, और मैंने कोशिश करी कि मैं बिजनेस कर लूं, बहुत कोशिश करी कि मैं बिजनेस करूं, समझने की कोशिश करी, 4-5 साल उसमें दिए भी। फिर एक दिन बैठे बैठे विचार आया कि यार मैंने अपने जीवन में अब तक सबसे अधिक समय किस चीज में दिया है, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मैं अपने आप को बाकियों से थोड़ा सा परफेक्ट मान सकूं। ये यूथ के लिए बहुत अच्छी बात तो है। मुझे ये चीज समझ में आई कि मैंने 5 साल एलएलबी किया, इसके बाद 2 साल मैंने एलएलएम किया, और मैंने 2 साल मैंने उसकी सिविल जज की प्रिपरेशन की। तो मैंने अपने जो सीखने का समय था उसके 9 साल मैंने लॉ फील्ड को दिया। तो यदि मैं सिविल जज नहीं भी बन पाया हूं, तो क्यों ना मैं इसी फील्ड को आगे बढ़ाऊं। एडवोकेसी भी एक बहुत रॉयल प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन है। तो इसके बाद मैंने निर्णय लिया कि यार नहीं, मैंने अपने जीवन के जो अनमोल 2 साल जिस फील्ड में किए हैं, मैं उसी फील्ड में जाऊं। और फिर ऐसे करके मैंने अपना मन पक्का किया, और मैं प्रैक्टिस में आया। थोड़ा सा क्या है, अपन थोड़ा पास्ट में जाएंगे ना, तो पास्ट में अपन कंपेयर करेंगे तो वकील का प्रोफेशन को कोई बहुत अच्छा, मतलब बहुत डिग्निटी वाला प्रोफेशन वैसे ही वो है आज के समय में, आज के समय में पहले भी था। पर कुछ माहौल ऐसा था कि कई लोग जो मतलब उन्होंने किसी तरीके से एलएलबी कर लिया और कुछ नहीं कर पाए, तो उसमें आ गए, वकील बन गए, और फिर उनका ना उनके पास कोई अपना नॉलेज हुआ करता था, ना वो कोई विशेषता हुआ करती थी, पर वो बन गए, काला कोट पहन लिया। तो ऐसे कुछ लोगों ने जो है इस प्रोफेशन को थोड़ा सा बदनाम कर दिया, आप कह सकते हैं। पर्टिकुलर किसी का नाम लेना सही नहीं होगा, पर आप भी देखते हैं कई ऐसे हैं, थोड़ा हमारी हिंदी मूवीज में भी उसमें घी डालने का काम किया, तो भाई ब्लैक कोट पहन के कोई भी व्यक्ति चला आ रहा है, उसके आधे कपड़े फटे हैं और वो कह रहा है खुद को वकील है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा एक सोसाइटी का नजरिया जो है वकालत के प्रोफेशन के प्रति थोड़ा सा चेंज हुआ। पर मेरा ऐसा मानना है कि वकील एक बहुत अच्छा रॉयल प्रोफेशन है, उसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप उसको कितने इंटरेस्ट के साथ, देखिए क्रीम होता है, आप दूध में से क्रीम अलग करेंगे तो क्रीम अपनी छाप छोड़ ही जाएगा। इसी प्रकार यदि एडवोकेसी में आपका हैंड अच्छा है, आप मेहनत करना जानते हैं, आप चीजों को निकालना जानते हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी एडवोकेसी में एक अच्छे सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं। और क्योंकि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, पैसा भी अच्छा है इसमें, पर डिपेंड करता है कि आप उसको प्रैक्टिस अभी तक आपने कितना पैसा कमा लिया? पैसा की बात करें तो हम कितना, आपकी एक मंथली इनकम क्या हो? नहीं देखिए, अभी मेरा जो है प्रैक्टिस में मेरा जो खुद का ऑफिस एस्टेब्लिश किया है, तो मुझे 3 साल लगभग हो चुके हैं। और भगवान की कृपा है, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर आपने जो क्वेश्चन किया ना कितना कमा लेते हैं, वो मैं आपको नहीं पता, वो तो मेरा टॉप सीक्रेट है। अच्छा, तो ये एक मजाक पार्ट ऑफ जॉब था। दूसरा, एक वकील जो हम सुनते हैं जैसे सिविल और क्रिमिनल का होता है, तो दोनों के अंतर जानना चाहिए। तीसरा, और कुछ भी होता है कि सिविल और क्रिमिनल के अलावा भी वकील होता है? हमारे जो कानून है इनको ब्रॉडली 2 भागों में बांटा गया, सिविल और क्रिमिनल। पर ऐसा नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन। तो अब आपने मुझसे पूछा है कि सिविल या क्रिमिनल, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो वहां ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने, सारे सब्जेक्ट पास करने हैं। अब होता क्या है, जब कोई एक व्यक्ति प्रैक्टिस में आया,
अब लॉ एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक व्यक्ति सारे लॉ एक साथ पढ़ भी नहीं सकता, ये भी सही बात है। मतलब मास्टर नहीं हो सकता, हाँ। समझ सकता है सारी समझ चीजें, सकता है, सीख सकता है। पर मास्टर आप जिसे कहते हैं ना कि मास्टर है यार, सामने वाला बंदा इस चीज में मास्टर है, तो वो करने के लिए क्या होता है कि आपको उस चीज को 10 बार सैकड़ों बार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, बारीक से बारीक चीज निकालनी पड़ती है। तो क्या होता है, जैसे मैं प्रैक्टिस में आया, अब मेरे पास ब्रीफिंग्स केसेस ज्यादातर आए सिविल के, तो मैंने सिविल बहुत पढ़ी, क्योंकि हर केस के लिए हमें स्टडी करना पड़ता है। एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है हाँ। जिसमें आपको जीवन भर स्टडी करना, आपकी स्टडी कभी खत्म नहीं होगी, आप जीवन भर स्टूडेंट हैं। तो मैंने उसमें रिसर्च करी, मैंने उसमें चीजों को ढूंढा, जब ढूंढा तो मैं धीरे धीरे सिविल में परफेक्ट होता चला गया, मुझे चीजें बारीक चीजों का नॉलेज होता गया, तो मेरा हैंड सिविल में अच्छा हो गया। अब क्या हुआ, मेरा प्रैक्टिस बढ़ी, मेरे पास वैरायटी ऑफ केसेस आ रहे हैं, पर अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारे केसेस डील कर सकूं, तो मुझे अब चूज करना, तो चूज मैं उस चीज को करूंगा जिसमें मेरा हैंड अच्छा है। अच्छा। तो मैंने चूज कर लिया कि यार मैं सिविल की ही प्रैक्टिस करूंगा। तो ऐसे करके उनमें मेरा एक मार्केट में ये हो गया कि यार वो सिविल के सिविल के तो ऐसा, वकील है। पर ऐसा नहीं है कि सिविल एडवोकेट है तो वो क्रिमिनल प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, कोई और अन्य तरह की केसेस नहीं कर सकता। दूसरा, आपने क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा, तो क्लासिफिकेशन सिविल क्रिमिनल भी होता है, इसके अलावा फैमिली लॉज होते हैं, इंडस्ट्रियल लॉज होते हैं, लेबर लॉज होते हैं, आजकल रेरा नई अथॉरिटी बन गया है, हाँ। तो प्रॉपर्टीज लॉ भी है, जो जो है तो पार्ट ऑफ सिविल लॉ, पर उनकी प्रैक्टिस, उनका लॉ थोड़ा सा डिफर हो जाता है। तो बहुत ब्रॉड, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। अच्छा, सिविल में आने वाले कौन से केसेस होते हैं और क्रिमिनल में आने वाले कौन से केसेस? देखिए, जिन केसेस में, एक बहुत सिंपल बताता हूँ, जिन केसेस में आपको सजा पड़नी, सजा क्या होती है, या तो आप जेल जा सकते हो, या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई फाइन लग सकता है, जुर्माना लगेगा। जुर्माना लग सकता है, ठीक है। तो ये जो चीजें होंगी ना, ये आएंगी आपकी क्रिमिनल। क्रिमिनल जहां व्यक्तिगत राइट्स का सवाल है, या स्टेट द्वारा बनाए गए कोई रूल्स, कोई लॉ इन्फ्रिंज हुए, उनका वायलेशन हुआ, किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया, पर स्टेट ने ऐसा लॉ बनाया कि आप किसी को मार नहीं सकते, हाँ। आप किसी को गाली नहीं बक सकते, पर मैंने किसी को गाली बक दी, मैंने किसी को मार दिया, तो मैंने स्टेट के रूल्स का वायलेशन, है ना, व्यक्ति के अगेंस्ट, या मैंने कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, या किसी की, मतलब कुछ किसी की चीज चोरी कर ली है ना, मैं रूल्स के अगेंस्ट गया, वहां मैंने वायलेशन किया, वहां मुझे सजा होगी, तो वो क्रिमिनल लॉ कहलाएगा। और जहां कोई चीज है प्रॉपर्टी के राइट से संबंधित, जैसे आपने मुझे कोई प्रॉपर्टी बेची है, बेच दी, मैं पैसा ले लिया, पर मैं आपकी रजिस्ट्री नहीं कर रहा हूँ, वहां आपके राइट्स का कौन सा वायलेशन हुआ, आपके प्रॉपर्टी राइट्स है ना। तो जहां सवाल आता है किसी संपत्ति से संबंधित, उसको हम सिविल लॉ कह सकते हैं। सिविल लॉ कह सकते हैं, जो मतलब पारिवारिक से रिलेटेड चीजें हो और उसको हम सामाजिक रूप से भी हो, तो वो सिविल। जहां प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रश्न समाहित है, जैसे कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन होगा, इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किसका होना चाहिए, है ना, या पैसा भी एक प्रॉपर्टी समझो आप, जैसे मैंने आपको पैसे दिए, आप मेरे पैसे नहीं लौटा रहे हो, ठीक है, तो ये जहां प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स मेरा वायलेट हुआ, उसको आप सिविल लॉ बोलेंगे। और जहां कोई आपने किसी स्टेट का लॉ वायलेट किया है, तो सजा है, उसमें आपको सजा हो सकती है, इसके लिए स्पेशली प्रोविजन दिया हुआ है कि आपको सजा होगी, तो वो क्रिमिनल लॉ कहलाएगा। इसके अलावा फैमिली लॉज होते हैं, जैसे घर के आपस में झगड़े, हस्बैंड वाइफ के बीच में मैटर्स होते हैं, मेंटेनेंस से संबंधित मैटर्स होते हैं, ये सिविल में एक रेवेन्यू लॉ भी होता है, उसके रेवेन्यू कोड्स अलग होते हैं, जैसे तहसीलदार है, सीएम है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, कोड ऑफ रेवेन्यू, ये हायरार्की है रेवेन्यू लॉस। प्रॉपर्टी के लॉस को दो भागों में बांटा गया है, जहां प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न डिसाइड होना है कि संपत्ति में आपका हिस्सा कितना है, मतलब कि बंटवारे का जो होता है, नामांतरण, या कब्जे से संबंधित कोई समस्या है, तो इन सब क्वेश्चंस को डिसाइड करने का अधिकार रेवेन्यू लॉ। और जहां प्रश्न आ गया है कि ओनरशिप किसकी,
तो ओनरशिप रेवेन्यू को डिसाइड नहीं करेगा, ओनरशिप डिसाइड करेगा सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट। अच्छा, एक कोई भी जैसे हम एक केस देखें कि मर्डर का केस है या हाफ मर्डर है या मतलब कोई भी ऐसा कोई भी केस हुआ है जिसमें हम रेप को भी ऐड करें, ये बड़े केस हुए, लेकिन कोई भी एक मिनिमम केस में कितने दिन समय लगता है कि अगर वो कोर्ट में चले जाता है एक वकील के आधार पर, तो उसमें कितना समय लगता है कि वो कितने दिन में बरामद हो जाएगा, देखिए, उसको सजा हो जाएगी? इस मामले में तो हमारी जुडिशरी वाकई बहुत बदनाम है, इस बात में एक्सेप्ट करूंगा कि केसेस डिसाइड होने में सालों लगता है, सालों लगता है। उसका मेन रीजन ये है कि हमारे कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत, जो जज है, एक जज लाखों लोगों के ऊपर एक जज है, उसके पास फाइलें इतनी सारी है कि कौन कौन सी कब कब कैसे कैसे डिसाइड है, उसके पास इतना समय नहीं है। तो ये तो मैं एक बुराई मानूंगा जुडिशरी की कि जो जो जैसे आपने सुना होगा जस्टिस डिले इज जस्टिस डिले, मतलब बहुत लेट मिला हुआ जस्टिस वो का कोई मतलब नहीं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही है, अपराधी गोला घूमता रहता है, 10 साल केस चलते रहते हैं। अब आप समय सीमा की बात कर रहे हैं तो इसकी कोई फिक्स समय सीमा नहीं, फिर भी एक मिनिमम जैसे कि नहीं, कोई मिनिमम नहीं होती, इसकी कोई मैक्सिमम। अभी जैसे अभी प्रेजेंट जो देखिए, केस किसी भी केस का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें उसके निराकरण तक पहुंचना है, ठीक है। जैसे आपने मर्डर का केस बोला, तो क्रिमिनल केसेस की प्रोसीडिंग कैसे होती है कि कोई मर्डर हुआ, सबसे पहले उसकी एफआईआर के बाद पुलिस केस जांच इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे संबंधित चीजें जब्त करेगी, उसमें जो अपराधी है उनको गिरफ्तार करेगी, ठीक है। ये सब करने के बाद चालान पेश करेगी कोर्ट में। जब कोर्ट में चालान आ जाता है, कोर्ट में जब से प्रोसीडिंग चालू, आप कह सकते हैं कि हाँ कोर्ट में प्रोसीडिंग चालू है, इसके बाद वो केस में ट्रायल होता है। उसमें होता क्या है कि पहले जो है केस डायरी आई, इसके बाद चार्ज लगेगा। चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो धाराएं उस केस में लगी क्या वो सही है, अच्छा वो चेक करेंगे। जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो निचोड़ निकल के आया क्या वो धाराएं उस चीज पे फिट बैठ रही हैं। इसके बाद कोर्ट अपराधी से पूछता है कि क्या आपने ऐसा अपराध किया है। यदि अपराधी कबूल कर लेता है तो वो केस वहीं एडमिट हो गया और इसके बाद कोर्ट उस पर सीधा निर्णय मांगे, क्योंकि वहां पे अपराधी ने एडमिशन कर लिया। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि कोई नहीं कबूलता कि हमने अपराध किया, तो चार्ज लगा। चार्ज के बाद अगला प्रोसीजर होता है विटनेसेस का, कोर्ट विटनेस कॉल करेगी। अब होता क्या है कि एक विटनेस को कई बार कॉल किया, रीजन क्या है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई एक आम आदमी किसी केस में विटनेस नहीं बनना चाहता, या आप भी जानते हो, तो पुलिस वालों की भी मजबूरी होती, फिर वो किसी को भी पकड़ के उसमें विटनेस बना। अच्छा ऐसा भी हो जाता है मतलब किसी को भी पकड़े? हाँ, किसी को भी, मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा मजबूर करके आदमी को आपने विटनेस तो बना दिया, आप कोर्ट से नोटिस आ रहा है पर वो घबरा रहा है, सोच रहा है ऐसा नहीं मुझे सजा पड़ जाता है। ये थोड़ा सा कमी भी है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जैसे पहले होता था कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो बचाने नहीं जा रहे हैं उसको, हमसे कार्रवाई हो जाए। तो जैसे कि वकील जो है कि प्राइवेट वकील हो, हम देखा सरकारी वकील, दोनों में अंतर क्या होता है? सरकारी वकील का मतलब क्या होता है? देखिए, सरकारी वकील का मतलब क्या होता है, आपने कभी भी कोई क्रिमिनल केस पढ़ा होगा तो वो कभी पर्सन वर्सेस पर्सन नहीं होता, वो स्टेट वर्सेस पर्सन होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने मर्डर किया तो जिस व्यक्ति का मर्डर किया उसका नाम नहीं होगा, ऊपर नाम होगा स्टेट का। जैसे एमपी स्टेट वर्सेस फला, ठीक है। उसमें एक्चुअली माना ये जाता है कि वो जो क्राइम उसने किया वो व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं है, वो जो स्टेट ने रूल्स बनाए थे, जो एक्ट बनाया था उसके अगेंस्ट है। इसलिए हमेशा एक पार्टी स्टेट होती है, तो जहां पार्टी स्टेट होती है तो स्टेट अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करती है, उसको आप सरकारी वकील कहते हैं। प्राइवेट वकील तो प्राइवेट वकील, जैसे जो प्राइवेट पर्सन जिसको हायर करते हैं प्राइवेट वकील। जैसे हम अक्सर अपने मूवीज में देखा है, तो व्यक्तिगत कभी ऐसा हुआ तो उसमें देखते हैं कि 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाए। जैसे आप बात करो इसको 3rd डिग्री टॉर्चर को,
इसको काले बयानी की सजा होगी, तो ये पुलिस वालों के जो डायरेक्ट बोलते हैं कि इसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाएगा, तो ये क्या होता है? पुलिस के पास अधिकार नहीं, है? और इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये एक फिल्मी टर्म है। अच्छा, हाँ, फ्रेंकली बताऊं, काले पानी की जो सजा आपने बोली वो वाकई एक सजा अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों जब ये लॉ बनाया था, आईपीसी बनाया था, उसमें ये काले पानी की सजा थी। काले पानी की सजा में क्या किया जाता था कि जो व्यक्ति को काले पानी की सजा सुनाई जाती थी उसको ले जाके उस एरिया से कहीं दूर किसी आइलैंड पे छोड़ दिया था। जैसे आपने सुना तो वीर सावरकर जी का सुना, जी बिल्कुल, है ना? तो वीर सावरकर जी को काले पानी की सजा, तो उन्हें उठा के और एक आइलैंड पे दूर छोड़ दिया गया। वहीं उनका सब कुछ जीवन वहीं फिर व्यतीत हुआ। तो वो एक काले पानी की सजा थी। अब आज की डेट में ऐसी कोई सजा अपने लॉ में नहीं है ना? दूसरी चीज रही 3rd डिग्री टॉर्चर। तो यदि हम कानून के हिसाब से बात करें तो पुलिस वालों को किसी भी क्रिमिनल को मारपीट के कोई चीज कबूल करवाने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यदि कोई अपराधी ये कबूल भी कर लेता है कि हाँ साहब ये मैंने कोई जुर्म किया, तो लिखित में उसके कथन उसमें लिख देते हैं पुलिस वाले की हाँ साहब मैं कबूल करता हूँ, यही प्रश्न करने वाला था आपसे। ये जुर्म मेरे द्वारा किया गया, उसको वो साइन कर देता है। तो मैं आपको बताऊं, पुलिस के सामने यदि कोई कन्फेशन हो रहा है तो उस चीज की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं। वो कन्फेशन यदि पुलिस में करने के बाद कोर्ट में भी जाके आदमी कर रहा है तो वो सही माना जाता है। नहीं तो हमारे कानून में ऐसा माना जाता है कि किसी से मारपीट के दबाव देके या कोई जो आप 3rd डिग्री बोला वो करके यदि कोई चीज कन्फेस की जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, और इट इज ए टोटल इलीगल। कोई 3rd डिग्री देने का किसी पुलिस वाले को कोई अधिकार नहीं। यदि वो मारपीट करता है तो गलत कर रहा है, वो भी एक लॉ का वायलेशन। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जैसे पुलिस ने किसी क्रिमिनल को पकड़ा है, उसके साथ मारपीट जो भी उनकी प्रक्रिया है वो करते हैं, और वहां पे दिया हुआ बयान और वो जाकर कोर्ट में अपना बयान को चेंज कर, तो उस समय एक वकील की क्या कैसी स्थिति बनती है कि भाई अब तो यहाँ पे आकर इसने और कुछ बोल दिया, वहां से हम शिका बढ़ा के लाए थे इसको। तो वही क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल होगा, देखो पुलिस के डंडे के डर से, उसके टॉर्चर के डर से कोई भी कबूल लेगा, क्योंकि उसे मालूम है यदि मैं नहीं कबूलूंगा तो ये लोग मुझे मारेंगे, मारपीट करेंगे, मार से तो बचने उनके डर से वो कबूल कर लेता है ना। पर कोर्ट में तो उसको कोई डर नहीं, कोर्ट तो निष्पक्ष है, कोर्ट के लिए स्टेट भी नहीं जरूरी है जितना पर्सन जरूरी है ना। तो वो यदि आके वहां पलट भी जाता है तो उस पे ऐसी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो। वो जो सही है वो। इसके बाद तरीका क्या होता है, जैसा कि आपने पूछा कि किसी व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट पुलिस के सामने दिया और वो कोर्ट में जाके उस स्टेटमेंट से पलट जाता है, तो होता क्या है, उसको हम हॉस्टाइल विटनेस बोलते हैं। ये लीगल टर्म है। हॉस्टाइल विटनेस का ये मतलब होता है कि एक व्यक्ति ने पुलिस के सामने बयान दिया, हाँ साहब मैंने देखा था फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को मदद किया, वही ठीक है। अब क्या हुआ, कोर्ट में वो गया और उसने विटनेस ने बोला कि नहीं साहब मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, पुलिस वालों की तो अपने मन से बात लिखा। तब क्या होता है, जब कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, इसके बाद जो स्टेट का वकील होगा वो उसको पहला हॉस्टाइल डिक्लेयर कराए। हॉस्टाइल डिक्लेयर कराने के बाद उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा और उससे वो प्रश्न पूछेगा जो वो उससे पूछ के वो सच्चाई निकलवा सके। डायरेक्ट प्रश्न भी हो सकते है ना। तो फिर उस विटनेस का केवल उतना ही पार्ट जितना कि उस केस को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि पर मान रहा है कि प्रोसिक्यूशन का विटनेस है तो प्रोसिक्यूशन के फेवर में बात करेगा, है ना। पर वो यहाँ के अगेंस्ट बात कर रहा है, जब वो अगेंस्ट बात करने लगेगा तो उसके बयानों को उतना पार्ट हटा दिया जाएगा जो अगेंस्ट, उसके बयानों का केवल उतना पार्ट जो वो प्रोसिक्यूशन के मैटर को सपोर्ट कर रहा है केवल उतना पढ़ा जाएगा। तो इस ऐसे ये नियम बने हुए, इस हिसाब से प्रोसेसिंग आगे। अच्छा, ऐसा होता है अक्सर कि विवाद हो गया आपस में, कुछ भी मतलब कोई भी घटना होगी तो विक्टिम को और क्रिमिनल
हम वैसे डिसाइड नहीं करेंगे, बट विक्टिम को या क्रिमिनल को वकील के पास पहले जाना चाहिए या पुलिस के पास पहले जाना चाहिए? विक्टिम को देखिए, मेरे हिसाब से हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। पुलिस इसलिए है कि कोई क्राइम हो तो उसकी रिपोर्ट पुलिस के पास जाए, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करे। अब आपका कहना है कि पहले वकील के पास जाना चाहिए कि पहले पुलिस के पास? हाँ, विक्टिम या क्रिमिनल कोई भी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे व्यक्ति को खुद जो अपनी कानून व्यवस्था है उनमें जो एक जनरल प्रिंसिपल्स है उसके प्रति आपको खुद अवेयर होना चाहिए। इसके लिए हमारी जो स्कूली शिक्षा है उस शिक्षा में भी जो ये चीजें हैं इनको पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति को पता हो कि हमारे कौन से हमारे अधिकार हैं, कौन से हमारे दायित्व हैं। ठीक है, जब उसको ये चीज पता होगी तो वो पुलिस स्टेशन में जाके खड़ा होगा, और पुलिस यदि उसके किसी राइट का गलत तरीके से वायलेशन करे तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाने की भी दम। तो वकील के पास तो आपको तब जाना चाहिए जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही और उस जगह आपको उसकी कोई हेल्प चाहिए, कोई ऐसा मैटर फंस गया वो टेक्निकल है, उसका समाधान वकील के पास मिल सकता है, तो उस स्थिति में आदमी वकील के पास। अच्छा, अगर कोई अपराधी ऐसे क्रिमिनल, वो अपराध उसने किया नहीं लेकिन वो अपराधी का साथ दे रहा है, जैसे कोई चोरी कर रहा है लेकिन वो खड़ा हुआ देख रहा है कि हाँ भाई कोई नहीं आ रहा, चोरी कर रहा है, तो क्या वो भी उतना ही दावेदार होता है उस चोरी का, उस जो वकील के द्वारा लगाई जाएगी, पुलिस के द्वारा लगाई जाएगी? लेकिन जब आप लॉ पढ़ेंगे तो हर चीज के लिए सजा है। आप जो बोल रहे हैं उसको हम लीगल टर्म में अबेटमेंट बोलते हैं, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब अपराधी का साथ देना। केवल आप खड़े हो ये साथ देना नहीं, आप उसके साथ आए हो बाइक से, वो ऊपर जाके चोरी कर रहा है, आप नीचे खड़े हो, वहां आप अबेटर हो। पर आप कोई अनजान व्यक्ति है वो चोरी कर रहा है, तो वहां मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जनरल पब्लिक है उसे भी ये राइट है कि यदि कोई लॉ वायलेट हो रहा है तो वो जाके उस व्यक्ति को पकड़ सकता है, उसे रोक सकता है और पुलिस के आने तक उसे पकड़ के रख सकता है। ये एक जनरल आदमी का भी राइट है। अच्छा, जैसे अगर उसका सहयोगी है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ देख रहा है, अपराधी उसमें काम किया, तो उसके ऊपर भी सेम धाराएं ही रखाई जाएगी? उसका इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा। हाँ, कितना था इन्वॉल्वमेंट, कितना था? क्या उसने उसको किसी तरह का कोई सपोर्ट दिया था? अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि हम आपस में परिचित हैं तो हम आपने कोई काम किया तो मेरे पर क्या इसमें कहीं भी किसी भी स्टेज में पूरा क्राइम एक पूरी एक स्टोरी होती है, उसी स्टोरी में कहीं भी आपने क्या उसका कोई साथ दिया क्या उसको कोई हेल्प प्रोवाइड करी क्या? है ना? तो हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था ने बहुत अच्छा कानून बनाया, उसको प्रणाम करते हैं, परंतु अभी कुछ दिनों से कुछ एक केसेस जो है महिला के द्वारा कि महिलाओं को शारीरिक शोषण किया जा रहा है, मानसिक शोषण किया जा रहा है, वो शादी करती है, वो फिर तलाक ले लेती और फिर मेंटेनेंस का खर्चा भी लेती है, बच्चे को भी ले जाती। तो उसमें कई पुरुष वर्ग ऐसे हैं कि जो सुसाइड करने की ज्यादा संख्या में आए हैं, जिसमें वो कुछ नहीं कर पाते, दूसरा विवाह भी नहीं कर पाते, वो उसके ही इंतजार में रहते हैं कि भाई ये वापस आए। तो इस पर भारतीय कानून कुछ कड़ा कदम नहीं उठा रहा है कि मतलब ये अक्सर देखा है। देखिए, ये चीज तो मैं मानूंगा कि हमारी सोसाइटी में एक्चुअली देखिए दोनों बातें अपनी अपनी जगह में एक हिसाब से ठीक। हमारी सोसाइटी में जो फीमेल है, फीमेल्स को हम हमेशा सेकंड देखते हैं, मेल्स हमेशा फर्स्ट पे होते हैं। तो हम यदि पीछे थोड़ा सा बैठते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यार कई ऐसे अवसर हैं जहां हम इक्वली ट्रीट फीमेल्स को नहीं करते, है ना? तो इसलिए जब ये कानून हमारे बनाए गए इंडिपेंडेंस के बाद, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया कि महिलाओं के साथ किस किस स्तर पे जो है अन्याय होता है। तो कई ऐसे सोशली इविल्स निकल के आए भाई घूंघट प्रथा है या सती प्रथा है या बहुत सारी चीजें ऐसी आई कि जिससे समझ में आया कि नहीं यार सोसाइटी इक्वल तो नहीं है और वुमेन्स को एक थोड़ा सा फेवर की जरूरत है लॉ में। अब तो समाज चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। हाँ। तो हमारे कानूनों में उस चीज को ध्यान में रख के बनाए गए और वुमेन्स को थोड़ा सा प्रिविलेज दिया गया, ठीक है। पर
हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये चीज सुप्रीम कोर्ट भी स्वयं मान चुका है कि जो फैमिली लॉज में जो वुमेन्स के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए, इनमें कहीं ना कहीं अब इनका मिसयूज बढ़ रहा है, मिसयूज बढ़ रहा है, मिसयूज बढ़ गया है। एक लेडीज कभी भी जाके थाने में जाके खड़ी हो सकती है और कह सकती है कि साहब इनने दहेज मांगा, हाँ, वो दहेज मैंने नहीं मांगा, इस बात को प्रूफ भी मुझे कर, प्रूफ भी मुझे ही कर। जबकि क्रिमिनल में बाकी चीजें, बाकी हमारा एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जो जिस बात को न्यायालय में बोल रहा है उस बात को सिद्ध करने का भार उस पे ही है ना। पर जहां महिलाओं का मामला आ जाता है तो ये चीज उल्टी हो जाती है कि भाई पुरुष प्रूफ करे कि भाई पुरुष ने ऐसा नहीं किया। हाँ, तो इस बात का गलत फायदा उठा के और इसका मिसयूज भी बढ़ता है। इस पर मतलब कुछ चल रहा है, विचार चल रहा है इस पे। इसमें देखिए पहले क्या होता था, जो डाउरी से रिलेटेड जो कानून है उनमें सजा भी बहुत कड़ी है, तो उनमें 5 साल 6 साल 7 साल तक की सजा है और मतलब बहुत पोस्ट में वो है। तो एक अर्नब कुमार स्टेट वर्सेस अर्नब कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना है कि जो फैमिली लॉज हैं, जो ये डाउरी से संबंधित लॉज हैं, इनमें जो इनका जो है मिसयूज आज के समय में बहुत बढ़ रहे हैं। और अब जो है कोई भी, पहले क्या होता था कि डाउरी आपके ऊपर लगी, पुलिस आके आपको उठा के ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी, और उसमें क्योंकि सजा भी ज्यादा है तो अब आपको इतनी आसानी से उसमें जमानत भी। तो इस केस के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इस 7 साल तक के जितने भी केसेस हैं, भले ही वो नॉन बेलेबल क्यों ना, गैर जमानती अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आते हैं, उनमें आप उसको तुरंत जमानत, मिसयूज को देखते हुए इस चीज को पढ़े। दूसरा एक अभी जो हमारी जो आईपीसी का जब बीएनएस आई है, बीएनएस में भी एक प्रोविजन किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको गलत फंसाया किसी पे, तो आप उसके ऊपर उल्टा केस कर सकते हो निर्दोष सिद्ध होने का। तो कुछ थोड़े मोड़े प्रोटेक्शन तो में दिए गए हैं। अच्छा, ये जो आईपीसी अभी चेंज करी, जैसे आपने चर्चा में बताया, तो आईपीसी की जो अभी जो कुछ चीजें चेंज करी, तो दोनों में अंतर क्या लगता है कि इसमें कुछ चीजें अच्छी आई है या उसमें कुछ चीजें अच्छी देखिए, या इसमें बेकार चीजें देखिए आई? बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, पर आईपीसी जो है 1960 से चली आ रही थी, 1860 से, अंग्रेजों के जमाने से हम इसे कह सकते हैं। तो क्या होता है, समय के साथ सोसाइटी में कई चेंजेस आते हैं, है ना। पहले नए तरीके के क्राइम्स भी आते हैं। पहले जो क्राइम्स, जैसे आज आपने डिजिटल अरेस्ट सुना होगा, डिजिटल थेफ्ट सुना होगा, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड आ गए हैं आजकल, व्हाइट कॉलर क्राइम जिसे हम कहते हैं। ये पहले के जमाने में नहीं हुआ करते, इनसे रिलेटेड कोई प्रोविजन भी नहीं हुआ करता। ठीक है, सोसाइटी भी अपने हिसाब से चेंज हो रही है। जैसे लिव इन का कंसेप्ट आ गया है, बिना शादी के भी यदि कोई व्यस्त महिला पुरुष साथ रहना चाहते हैं तो उसकी भी उसको परमिशन दी जाए। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो अब हमारी सोसाइटी में आ गए, और इसलिए हमें समय के साथ अपने लॉ को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो वो चेंजेस होने थे, वो चेंजेस इस बीएनएस में किए गए, और जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, जिनका अभी इस समय कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कोई अंग्रेजी शासन से रिलेटेड कोई किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी कर देता था तो वो क्राइम में हो जाती, क्योंकि अब तो अंग्रेज का शासन नहीं कर, तो वो चीजों को हटा के और इसमें नई स्टोरी है, कुछ थोड़े चेंजेस है, बाकी एज रेगुलर। अच्छा, एक सामान्य प्रश्न आया था मेरे पास कि कोई भी समस्या आने पर हम सबसे पहले थाने जाते हैं, प्रशासन हमारा बड़ा सहयोग करती है, पुलिस वाला। तो एफआईआर करवाने में एफआईआर कितनी प्रकार की होती है और एफआईआर करवाने की क्या प्रोसेस होती है? नहीं, देखिए एफआईआर केवल एक ही प्रकार की होती है, एफआईआर के कोई अलग से प्रकार नहीं होते हैं। होता क्या है, आप मतलब के साथ कुछ गलत हुआ, अब आप थाने में जाके खड़े उस चीज की शिकायत कर रहे हैं, तो आप उसको मौखिक में दोनों प्रकार से दे सकते हैं। और वो कह रहा है कि थाने वाले नहीं लिख रहे, उस कंडीशन में स्थिति बनती है, अब क्या किया जाए। तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि यदि किसी थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, तो आप उस घटना को एक कागज पे लिख के वो सीधे एसपी के पास उसको भेज सकते हैं बाई पोस्ट। तो उसके बाद भी यदि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो अगला आपके पास है कि आप डायरेक्ट कोर्ट में
एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाता मेरे ख्याल से, थाने में जाने से डरता है वो वैसे तो। देखिए वो थोड़ा सा पुलिस वालों के हिसाब से अपन बात करें तो थोड़ा सा सोसाइटी में डर भी जरूरी है। अच्छा। और दूसरा नजरिया देखें तो आम आदमी को इतना जो है, जो पुलिस डराती है उतना डराना भी सही नहीं है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले तो बात कही थी, मैं वापस उस पर आना चाहूंगा कि देखिए अब हमारी सोसाइटी में 80-90% लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं। तो हम उनके अधिकारों को यदि स्कूली शिक्षा में सम्मिलित करके और उनको शुरू से ही उस बारे में शिक्षा देंगे तो इससे उनका डर भी खत्म होगा और इससे उनके राइट्स का कोई अन्य पर्सन वायलेशन भी नहीं कर पाएगा। दोनों चीजें आती। तो जब आपको आपके राइट्स पता होंगे तो आप पुलिस से नहीं डरेंगे, और जब आपको पता होगा कि यदि पुलिस हमारे केस में कार्रवाई नहीं कर रही तो हमारे पास फिर कौन सा दरवाजा है, तो आप वो उसका पॉडकास्ट के अंतिम में समाज को, यूथ जो आपको देख रहा है अभी सुन रहा है, कुछ कहना चाहेंगे अपने विचार से? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं और मेरा काम ये है कि मैं कानून के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा जिन लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है और जिन्हें है, तो जिन्हें है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को मदद करें। जिन्हें नहीं मालूम है उनकी मदद करें हर प्रकार से, थाने से लेके कोर्ट कचहरी से लेके क्या अधिकार कहाँ कैसे सुरक्षित किए जा सकते हैं। एक 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 भावना हमारे समाज में पैदा होनी चाहिए कि जो जिसको मदद की आवश्यकता है उसको अपनी मदद दे सके, है ना। और मैं भी एक अधिवक्ता होने के नाते मेरे पास भी कई ऐसे लोग आते हैं जिनकी मैं जिनकी शकल सूरत देख के ही समझ में आता है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे भी कई केसेस में जो है इसलिए केवल उसको कर लेता हूँ, क्या हो सकता है मैं इनकी कुछ भलाई के लिए एक माध्यम बन जाऊं और मेरे माध्यम से इनका कुछ भला होता है। तो मेरा भी सोसाइटी के लिए यही मैसेज है, जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करते रहें, मदद करें, चाहे वो कानून हो या कोई अन्य विषय हो, जहां जितना अपन मदद कर सकते हैं लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि दी हैंडसम पॉडकास्ट में आप अभी तक सुन रहे थे, और आपको एज ए एडवोकेसी के सवाल कुछ है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आने पर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से आप